अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों का लास्ट लेक्चर जो था आप लोगों को पता होगा, है ना, क्या था? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़ पढ़ा था, उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। अच्छा, अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि पहले किडनीज़ अब नेफ्रॉन्स। भाई नेफ्रॉन्स क्यों हम पढ़ें, है ना। तो नेफ्रॉन्स हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों यूनिट होते हैं किडनीज़ के। ठीक है, जिस तरह यूनिट ऑफ लाइफ हम कहते हैं सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, लंग्स। लंग्स के हम लोगों ने क्या कहा था, फंक्शनल यूनिट कौन से होते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, अब हम बात करें किडनीज़ की, तो किडनीज़ के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसमें उसकी हम बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे उनका स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, न्यूरॉन्स। अच्छा, बच्चों को ना न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो आपने याद रखते हैं, वो किडनीज के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। नेफ्रॉन्स हम क्या है, पहला पॉइंट हम इसका बनाएंगे कि ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, किडनीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं कौन, नेफ्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शन भी, यानी काम तो ये करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल हैं तो इसका मतलब ये एक या दो तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इनका जो दूसरा पॉइंट है वो इनकी तादाद है, क्वांटिटी। ठीक है, ये ओवर 1 मिलियन होते हैं इन ईच किडनी, 1 मिलियन इन ईच किडनी। ईच किडनी का क्या मतलब होता है कि हर किडनी में, यानी 2 किडनीज हैं तो दोनों के में अलग अलग, उसमें 1 मिलियन से ऊपर, उसमें भी 1 मिलियन से ऊपर। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, 10 लाख। ठीक है, ये लड़कियों के लिए मैं बता देती हूँ क्योंकि हमारी मैथ ज़रा कमज़ोर होती है। ठीक है, नेफ्रॉन्स का हम लोगों ने क्या कहा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनीज़ का। इसके अलावा हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स से ज़्यादा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। तो नेफ्रॉन्स के मेजर 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2। एक होता है रीनल कॉर्पसल, ठीक है, एक क्या होता है, रीनल कॉर्पसल, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूलर। अच्छा, अब मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है ना, ये है नेफ्रॉन की एक डायग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन, आप देखो हम लोगों ने तो 2 पार्ट्स कह दिए इसके, इधर तो इतना कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब वो इसलिए इतना कुछ बना हुआ है क्योंकि जो रीनल कॉर्पसल है और रीनल ट्यूब्यूलर, इनके भी आगे पार्ट्स हैं। ओके, जो रीनल कॉर्पसल है ये नॉन ट्यूब्यूलर होता है। क्या होता है, नॉन ट्यूब्यूलर, यानी ये ट्यूब्स की फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, ट्यूब्स की फॉर्म में नहीं होता, जबकि रीनल ट्यूब्यूलर अपने नाम से ही शो करवा रहा है इसमें क्या होंगी, ट्यूब्स। सो वी कैन से इट इज ट्यूब्यूलर। ओके, ट्यूब्यूलर होगा, रीनल कॉर्पसल क्या होगा सॉरी, नॉन ट्यूब्यूलर होगा। ओके, रीनल कॉर्पसल के आगे 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं रीनल कॉर्पसल के, 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज
ग्लोमेरुलस, क्या है, ग्लोमेरुलस। एंड सेकेंड वन इज बोमेंस कैप्सूल। नाम मज़े के है ना, बोलने में अच्छे लगते हैं ना, गुड, ठीक है। कौन से नाम है इसके, रीनल कॉर्पसल पहला पार्ट जो कि नॉन ट्यूब्यूलर है, इसके आगे दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेंस कैप्सूल। इज दैट क्लियर? और आपको पता है ये कॉर्पसल के पार्ट्स हैं तो ये भी नॉन ट्यूब्यूलर ही होंगे, ओके ठीक। अब हम आते हैं रीनल ट्यूब्यूलर पे। रीनल ट्यूब्यूलर के आगे तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, तीन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इनके तीन कौन से पार्ट्स हैं। पहला पार्ट रीनल ट्यूब्यूलर का है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, ये भी अच्छा नाम है ना, मज़े का है ना, ठीक। अब लास्ट वन है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये इसके तीन पार्ट्स हैं। इसके बाद नेफ्रॉन्स ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिंग डक्ट। और ज़्यादा सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलती हैं और मिलके बना देती हैं पैपिलरी डक्ट। क्या बनाती हैं, पैपिलरी डक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले तो आपने याद कर लिए कि इसके कितने पार्ट्स हैं, मेजर दो पार्ट्स हैं, दो मेन पार्ट्स हैं, एक तो रीनल कॉर्पसल है और दूसरा रीनल ट्यूब्यूलर। रीनल कॉर्पसल नॉन ट्यूब्यूलर होता है जबकि रीनल ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर होता है, इसमें ट्यूब्स होती हैं, ओके। रीनल कॉर्पसल के दो आगे फर्दर पार्ट्स हैं जिनका नाम है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूलर के आगे तीन पार्ट्स हैं, एक का नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरे का लूप ऑफ हेनले और तीसरे का डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ओके। अब हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। पहला पार्ट हम देखने जा रहे हैं ना, ग्लोमेरुलस क्या होता है और बोमेंस कैप्सूल क्या होता है। यानी हम पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रीनल कॉर्पसल। तो आप डायग्राम देखें, डायग्राम में जो सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही है वो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या है, कैपिलरीज का एक गुच्छा, ठीक है, गुच्छा समझ लें या आप कुछ भी समझ लें, नेटवर्क कह लें, ठीक है। ये जो आपको नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नज़र आ रहा है ना, बस इतना सा यहाँ तक है ना, दिख रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। So we have a definition of glomerulus now. We can say na, glomerulus is a network of capillaries. Okay, glomerulus is a network of capillaries. Network of capillaries. Done. अब इन कैपिलरीज के नेटवर्क को हम लोगों ने क्या कहा है, ग्लोमेरुलस। अच्छा, इन कैपिलरीज से भी पहले आप दो चीज़ें, दो ट्यूब्स देख रहे हैं, ठीक है, एक तो ये वाली है और दूसरी ये वाली है, ठीक है। ये दिखने में ऐसे है ना, अंदर से सॉरी बाहर से अंदर जा रही है, यानी बाहर से नेफ्रॉन्स के अंदर जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। उन कैपिलरीज को तो हम लोगों ने क्या कह दिया, ग्लोमेरुलस। और फिर वो कैपिलरीज से बन के क्या निकलती है, एक अलग से ट्यूब, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्स हैं इनमें जो एंटर हो रही है उस ट्यूब को कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल
और जो निकलेगी इसको हमने कहना है इफेरेंट आर्ट्रियोल। स्पेलिंग सेम है, बस ए और ई का फर्क है, ठीक है। आपको पता है जो ब्लड एंटर होता है किडनीज में वो थ्रू रेनल आर्टरी होता है, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड आर्टरीज के थ्रू मूव करता है, क्यों? क्योंकि बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में प्रेजेंट होता है? आर्टरीज में, ठीक है। जो किडनीज के अंदर ब्लड आएगा, किडनीज में नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन्स को जो ब्लड मिलेगा वो आएगा रेनल आर्टरी के थ्रू। अब रेनल आर्टरी आगे डिवाइड होती है और वो आर्ट्रियोल बनाती है, और वो आर्ट्रियोल जो एंटर होगी इनसाइड द नेफ्रॉन, उस आर्ट्रियोल को हमने क्या कहना है? एफेरेंट आर्ट्रियोल। आर यू गेटिंग मी? ओके। एफेरेंट आर्ट्रियोल एंटर हो गई, सब डिवाइड किया, डिवाइड होके क्या बना दी? कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज इनको हमने क्या कहा है? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस आगे डिवाइड होती गई, इन्होंने क्या बनाया एंड पे? इफेरेंट आर्ट्रियोल। वैसे तो आपको पता है ना आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो फिर वेन्स बना देती हैं अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन इधर वेन्स क्यों नहीं बन रही? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात ही नहीं कर रहे। इधर तो हम सिर्फ ब्लड फिल्टर करने आए हैं, वेस्ट मटेरियल निकालने आए हैं। अगर हम गैसेस को एक्सचेंज करवाने आए होते तो इधर भी वेन्स बननी थी, लेकिन इधर अब वेन्स नहीं बनेंगी, इधर हम बात ही वो नहीं कर रहे, ठीक है। इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम एक साइड पे रख देते हैं। तो अब हम इधर आते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस बना, ग्लोमेरुलस से एफेरेंट आर्ट्रियोल्स बन गई। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं जो ये अगला पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अगला पार्ट क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। अब ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं यानी कि ग्लोमेरुलस है, इसको इनक्लोज किया होता है, यानी ये एक स्ट्रक्चर में बंद होता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसा एक कप का होता है, ठीक है। कप भी ऐसा ही होता है ना, हाफ यू सी ऐसे करके ऐसे ही होता है ना। ये भी थोड़ा ये इस तरह बना हुआ है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कप की तरह ही है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल की। तो हम बोमेन्स कैप्सूल को कहेंगे कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। किसकी तरह का है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जो किसको इनक्लोज कर रहा है? इनक्लोजिंग द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को इनक्लोज कर रहा है और है खुद कौन सा? कप शेप, ठीक है। अब मैं अभी आपको इनके फंक्शन नहीं बताऊंगी क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा फंक्शंस पे है। हम हर पार्ट का फंक्शन अलग से पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है और क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एफेरेंट आर्ट्रियोल्स आई, ठीक है। वो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स ने डिवाइड किया, डिवाइड करके बना दिया ग्लोमेरुलस यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा, ठीक है। और फिर उन कैपिलरीज ने मिलके क्या बना दिया? एक एफेरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। आप ये चीज़ नोट कर लें कि एफेरेंट आर्ट्रियोल जो हैं वो मोटी हैं, ठीक है, मोटी एक ट्यूब है। फिर उसके बाद कैपिलरीज तो आपको पता है बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और ये एक सेल से मिलके बनी होती हैं, तो इसमें से चीज़ें डिफ्यूज़ बहुत आसानी से कर जाती हैं। इसके अलावा जब अब एफेरेंट आर्ट्रियोल जो बन रही है उसकी जो विड्थ है वो नैरोअर है, यानी वो थोड़ी तंग है। अब मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसका फ़ायदा क्या होता है। वो खुली ये तंग, इसका फ़ायदा क्या है हमारी बॉडी को, ओके। तो ये हम लोगों का एक पार्ट कवर हुआ है जो कि रीनल कॉर्पसल है, जिसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ तक ये नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट है, यहाँ तक, ठीक है। हमारा कप ख़त्म हो गया। कप ख़त्म हुआ तो अगला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो अगला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूलर, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूलर का जो सबसे पहला पार्ट है वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। क्या है?
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इधर से शुरू हो रही है और इधर खत्म हो जाएगी, ठीक है, इधर से शुरू होके इधर खत्म हो जाएगी। इसको हमने क्या कहा है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसा ही है ना। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमने इसको क्यों कहा है, प्रोक्सिमल का मतलब होता है अटैचमेंट के करीब, ठीक है। अब देखिए ट्यूब यहाँ से अटैच है ना इस कैप्सूल से, है ना, और इसके बिल्कुल नेक्स्ट ये ट्यूब स्टार्ट हो रही है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है ओरिजिन या अटैचमेंट के करीब, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बलदार, आप देख रहे हैं इसमें बल हैं, ठीक है, बलदार, और ट्यूब का मतलब ट्यूब, ठीक है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले। क्या पार्ट आता है, लूप ऑफ हेनले। तो ये आपको जो यू शेप्ड पार्ट दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ से लेकर यहाँ तक यू शेप पार्ट है, इसको हमने क्या कहा, लूप ऑफ हेनले। तो हम लूप ऑफ हेनले को कह सकते हैं कि ये यू शेप स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वो यहाँ से स्टार्ट होके, मतलब जहाँ पे लूप ऑफ हेनले खत्म हुई है वहीं से फौरन स्टार्ट हो गई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे ये खत्म हो गई, ठीक है। ये हमारे पास है क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल का मतलब होता है अटैचमेंट से दूर। अब देखिए यहाँ पे अटैच हो रही है, इनडायरेक्टली अटैच तो सारी चीज़ें यहीं से है ना, तो अटैचमेंट पॉइंट ये है, लेकिन वो किधर जाके आ रही है, इधर जाके, तो इसका मतलब वो अटैचमेंट से दूर है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। नामों में ही इनके स्ट्रक्चर्स छुपे होते हैं, ओके। तो यहाँ तक हो गई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, फिर ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट और है, मतलब अगर जो सारा फिल्टर पास आउट करके जब आएगा यहाँ से यूरिन जो बनेगा, किडनी का काम यूरिन है ना, किडनी का काम इनडायरेक्टली नेफ्रॉन का काम है, वो नेफ्रॉन ने यूरिन बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का। अब नेफ्रॉन ने जब यूरिन बना दिया, जो इसका वेस्ट मटेरियल होगा ये एक कलेक्टिंग डक्ट में खाली करेगा, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट में खाली करेगा। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर नेफ्रॉन की अपनी एक कलेक्टिंग डक्ट होगी, नहीं, ज़्यादा सारे नेफ्रॉन्स एक ही कलेक्टिंग डक्ट में अपना वेस्ट मटेरियल एम्प्टी करेंगे, ओके। ज़्यादा सारे नेफ्रॉन्स के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट होगी, ओके। थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स के लिए भी एक कलेक्टिंग डक्ट हो सकती है, ओके। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में अपना वेस्ट मटेरियल क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, और ये पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का। इसके बाद ज़्यादा सारी कलेक्टिंग डक्ट्स यानी थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स अपना वेस्ट मटेरियल एक कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करें, इसके अलावा दूसरे थाउजेंड्स और दूसरी में एंटर करें। कलेक्टिंग डक्ट भी पूरी किडनी के अंदर एक नहीं होती, ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक नेफ्रॉन की एक भी नहीं होती, इतनी भी ज़्यादा नहीं होती अब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स उससे कम होती हैं। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा सारे नेफ्रॉन्स के लिए एक काम कर रही है। और अच्छा, अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये फिर एक पेपिलरी डक्ट बना देती हैं, ठीक है। पेपिलरी डक्ट एक होती है और सारी जगह से जो होती हैं ना कलेक्टिंग डक्ट्स वो आती हैं और वो अपना वेस्ट मटेरियल एंटर कर देती हैं, किसमें, पेपिलरी डक्ट में। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, नेफ्रॉन्स का।
मैं आप शॉर्टली रिपीट कर देती हूँ पूरा लेक्चर। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनीज़ का, मतलब इन्होंने ही ब्लड फिल्टर करना है और इन्होंने ही यूरिन को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, जो कि किसका काम था, किडनी का। किडनी का काम किसने करना है, नेफ्रॉन ने। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनीज़ का। ठीक है, और ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। कौन, नेफ्रॉन्स। इसके बाद हमने पढ़ा इसके कितने पार्ट्स होते हैं। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है रीनल कॉर्पसल जो कि नॉन ट्यूब्यूलर होता है, और रीनल ट्यूब्यूलर जो होता है वो ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। रीनल कॉर्पसल की आगे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। इसके अलावा बोमेन्स कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसने इनक्लोज किया होता है किसको, ग्लोमेरुलस को, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूलर की। रीनल ट्यूब्यूलर के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल अटैचमेंट के करीब होती है, यानी रीनल कॉर्पसल के करीब होगी। ठीक है, और अटैचमेंट में के करीब होती है और बलदार होती है, इसलिए इसका नाम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड है। फिर नीचे आ जाओ तो इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप्ड होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है, फिर वो एंटर हो जाती है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर। अच्छा, लूप ऑफ हेनले में एक चीज़ और है, ये देखें इस तरह हो रही है ना इसकी डायरेक्शन, फिर इधर से ये इस तरह है लूप ऑफ हेनले की, ऐसा ही है ना। तो जब ऊपर से चीज़ को नीचे आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। तो आप लोगों को पता है इसको हम क्या कह सकते हैं, इस लिम्ब को, सिर्फ इतनी सी को हम कह सकते हैं ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ओके, और ये वाली कौन सी होगी, असेंडिंग, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, आप लोग काउंटिंग करते थे ना छोटे होते, 0 से 100 तक असेंडिंग होती थी और 100 से 0 तक डिसेंडिंग होती थी, इसी तरह ये है। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ओके, एफेरेंट और इफेरेंट आर्टियोल का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। ठीक है, इसके अंदर इनका डिफरेंस आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब माशाल्लाह से शेरों की तरह ये ना लिखाना कि भाई इनमें स्पेलिंग का डिफरेंस है। स्पेलिंग की डिफरेंस नो डाउट है, लेकिन आपने एज अ बायोलॉजिस्ट आंसर करना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफेरेंट आर्टियोल्स सब डिवाइड एंड फॉर्म ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस फॉर्म द एफेरेंट आर्टियोल। ये इनका डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस क्या है, ग्लोमेरुलस ने अराइज करना है किधर से, एफेरेंट आर्टियोल से, और इन्होंने बनाना खुद किसको है, इफेरेंट को। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। अराइज फ्रॉम ग्लोमेरुलस को हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम लोग मरकज़ बना के इन दोनों को का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमने कर दिया, किसको हमने पॉइंट बनाया है, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस को हमने बना दिया, हमने कहा एफेरेंट आर्टियोल्स वो होती हैं जहाँ से ग्लोमेरुलस निकलता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम एफेरेंट आर्टियोल्स और ग्लोमेरुलस फॉर्म्स इफेरेंट आर्टियोल, मतलब ग्लोमेरुलस आगे जाके क्या बना देगा, इफेरेंट आर्टियोल। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।